बड़ी बात निकल के आ रही है वो किसी एक अपराध के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति के बारे में है। बिल्कुल एक अनौपचारिक वैश्विक क्लब का अस्तित्व। ये तकनीकी अरबपतियों, बड़े राजनेताओं, टॉप शिक्षाविदों का एक ऐसा नेटवर्क है जो जो ऐसा लगता है कि देशों के कानूनों और सीमाओं से ऊपर उठकर काम करता है। मतलब ये कोई परिकल्पित साजिश नहीं? नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता है कि हम इतने अमीर और ताकतवर हैं कि नियम हम पर लागू नहीं होते। सेगा। और इस मानसिकता का असर अब यूरोप की राजनीति में भूचाल ला रहा है। ब्रिटेन में जैसे? हाँ, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कियर स्टारमर पर पीटर मैंडलसन को अमेरिका में राजदूत नियुक्त करने को लेकर भारी दबाव है, क्योंकि मैंडलसन के एप्स्टीन से संबंध थे। और वो भी तब जब एप्स्टीन एक दोषी यौन अपराधी था। बिल्कुल। इसी तरह नॉर्वे में क्राउन प्रिंसेस मेट मैरिट को सार्वजनिक रूप से मानना पड़ा कि 2011 से 2014 के बीच एप्स्टीन से मिलना एक खराब फैसला था। इससे तो नॉर्वे की राजशाही की छवि पर भी सवाल खड़े हो गए होंगे। बहुत। वो अपनी पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। इन फाइलों में तकनीकी जगत के बड़े-बड़े नाम भी शामिल हैं। जेफ बेजोस, सर्गे ब्रिन, बिल गेट्स, टिम कुक। हाँ, इन सबके एप्स्टीन के साथ मुलाकातों और नेटवर्किंग का जिक्र है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इसका वैचारिक दायरा। आप स्टीव बैनन और नोआम चॉम्स्की के कनेक्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों तो वैचारिक रूप से दो अलग-अलग ध्रुव हैं। बैनन धुर दक्षिणपंथी और चॉम्स्की धुर वामपंथी। फिर भी दोनों के नाम एप्स्टीन के नेटवर्क में हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग की लड़ाई सिर्फ आम लोगों के लिए है और ऊपर के लेवल पे सब एक ही क्लब का हिस्सा है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और असहज करने वाला सवाल है जो इन फाइलों ने खड़ा किया है। ये किसी अभिजात्य वर्ग की एकजुटता की तरफ इशारा करता है, जहां विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण आपसी हित और नेटवर्क होते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, इन फाइलों को सार्वजनिक करने वाला एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में साइन हुआ था। और उनके करीबी सहयोगी स्टीव बैनन खुद इसमें फंसे हुए हैं। हाँ, ये दिखाता है कि सत्ता का खेल कितना जटिल और अप्रत्याशित है। तो हमने शक्ति के दो रूप देखे, एक ओलंपिक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन और दूसरा एप्स्टीन का छिपा हुआ नेटवर्क। लेकिन शक्ति का संतुलन सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि सैन्य और पर्यावरणीय मोर्चों पर भी तेजी से बदल रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की 2026 की रैंकिंग में देखने को मिला है। अच्छा, इस रैंकिंग ने एक ऐतिहासिक बदलाव दिखाया है। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय वायुसेना यानी IAF हाँ, ने पहली बार चीन की वायुसेना PLAAF को पछाड़कर दुनिया में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। ये सच में हैरान करने वाली खबर है। हाँ, मैं हमेशा यही सोचता था कि सैन्य शक्ति मतलब बस विमानों और टैंकों की गिनती होती है। अक्सर लोग यही सोचते हैं। चीन के पास तो करीब 3300 विमान हैं, जबकि भारत के पास लगभग 2200। तो ये कैसे हुआ? यही इस रैंकिंग की सबसे खास बात है। ये सिर्फ गिनती नहीं देखती, ये एक ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR का इस्तेमाल करती है। TVR? हाँ, इसे ऐसे समझें कि ये सिर्फ ये नहीं देखती कि आपके पास कितनी कारें हैं, बल्कि ये भी देखती है कि वे कितनी आधुनिक हैं, उनकी सर्विसिंग ठीक से होती है या नहीं, आपके ड्राइवर कितने कुशल हैं, और आपके पास स्पेयर पार्ट्स और पेट्रोल का कितना स्टॉक है। समझ गया। बिल्कुल। इस पैमाने पर भारत का TVR स्कोर 69.4 है, जबकि चीन का 63.8। और अमेरिका और रूस? अमेरिका 442.9 के विशाल स्कोर के साथ पहले और रूस 114.2 के साथ दूसरे स्थान पर है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये ट्रू वैल्यू रेटिंग सिर्फ कागज पर अच्छी नहीं लगती? मतलब असल लड़ाई में क्या चीन का विशाल बेड़ा और उनकी उत्पादन क्षमता भारत की बेहतर ट्रेनिंग पर भारी नहीं पड़ सकती? ये एक बहुत जायज सवाल है। WDMA की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आगे निकलने के 3 मुख्य कारण हैं जो इस सवाल का जवाब देते हैं। अच्छा, क्या है वो? देखिए, पहला तो ये है कि भारत का बेड़ा ज्यादा संतुलित है। इसमें लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रेनर विमानों का सही मिश्रण है। दूसरा, भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग और ऑपरेशंस में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे चीन से बेहतर माना गया है। रिपोर्ट कहती है कि चीनी वायुसेना में एक तरह की परिचालन संबंधी कठोरता है। और तीसरा कारण? और तीसरा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्वदेशी उत्पादन। तेजस जैसे विमान? हाँ, ये भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहे हैं।
लंबे समय तक चलने वाले किसी भी संघर्ष में आप अपने उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। यहीं पर भारत को एक रणनीतिक बढ़त मिलती है। तो ये सैन्य शक्ति का बदलता समीकरण है, लेकिन एक और शक्ति है जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं भी बेबस नजर आ रही हैं। और वो है प्रकृति की शक्ति। बिल्कुल। इस समय दुनिया के दो अलग अलग कोनों में मौसम का जो कहर हम देख रहे हैं वो डराने वाला है। जापान में तो रिकॉर्ड बर्फबारी हो रही है। हाँ, पिछले 40 सालों की सबसे भयानक आओमोरी शहर में 183 सेंटीमीटर यानी लगभग 6 फुट तक बर्फ जम गई है। 6 फुट? हाँ, 20 जनवरी से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग हैं जो अपने घरों की छतों से बर्फ हटाते समय दुर्घटना का शिकार हुए। ये जापान जैसे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी, जो आपदा प्रबंधन में दुनिया में सबसे आगे माना जाता है। और दूसरी तरफ स्पेन और पुर्तगाल एक स्टॉर्म ट्रेन का सामना कर रहे हैं। स्टॉर्म लियोनार्डो के बाद अब स्टॉर्म मार्टा। ये वायुमंडलीय नदियां क्या हैं? ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आसमान में एक बहुत बड़ी अदृश्य नदी बह रही हो। अच्छा। ये नदी कैरेबियन के गर्म समुद्र से नमी यानी पानी उठाती है और हजारों किलोमीटर दूर यूरोप तक ले जाकर एक ही जगह पर उड़ेल देती है। और नतीजा? भयानक बाढ़। हाँ, पुर्तगाल में अब तक 4 अरब यूरो से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये जलवायु परिवर्तन का एक सीधा और भयावह उदाहरण है। तो हमने वैश्विक स्तर पर ये उथल-पुथल देखी। छिपे हुए नेटवर्क, बदलती सैन्य शक्ति, जलवायु से जुड़ी आपदाएं। इसका असर एक आम नागरिक के जीवन पर, एक छोटे से प्रांत की राजनीति पर कैसे पड़ता है? क्या लोग इस अनिश्चितता से थककर अब सिर्फ स्थिरता चाहते हैं? इसका एक दिलचस्प उदाहरण हमें कनाडा से मिलता है। अच्छा? हाँ, आज ही कनाडा के सबसे छोटे प्रांत प्रिंस एडवर्ड आइलैंड PEI में प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व का चुनाव हुआ और रॉब लैंस ने जीत हासिल की। तो वे अब प्रांत के नए प्रीमियर होंगे? हाँ, और उनकी प्राथमिकताएं सीधे तौर पर हमारी आज की चर्चा से जुड़ती हैं। कैसे? एक छोटे से प्रांत का चुनाव इन बड़ी वैश्विक घटनाओं से कैसे जुड़ सकता है? देखिए, लैंस ने 3 मुख्य वादे किए हैं। पहला, ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना। ये जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सीधा जवाब है। सही। दूसरा, उन्होंने मध्यावधि चुनाव न कराने का वादा किया है, यानी राजनैतिक स्थिरता का वादा। ये उस राजनीतिक अस्थिरता की ठीक विपरीत है जो हम एप्स्टीन फाइल्स जैसे खुलासों के बाद यूरोप में देख रहे हैं। बिल्कुल। शायद मतदाता अब ड्रामा नहीं बल्कि एक स्थिर सरकार चाहते हैं। और तीसरा वादा? तीसरा वादा तकनीक से जुड़ा है। उनकी सरकार स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का परीक्षण करने जा रही हैं। अच्छा। ये उसी तकनीक की बढ़ती भूमिका को दिखाता है जिसका जिक्र हम एप्स्टीन फाइल्स में टेक दिग्गजों के संदर्भ में कर रहे थे। एक तरफ तकनीक का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने और नियंत्रित करने के लिए हो सकता है, तो दूसरी तरफ उसका इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी जरूरतों को बेहतर बनाने के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक रुझान एक बहुत ही छोटे स्थानीय स्तर पर भी अपनी जगह बना रहे हैं और राजनीति को आकार दे रहे हैं। तो फरवरी 2026 के सप्ताह की तस्वीर ये है। ओलंपिक्स की चकाचौंध के पीछे कूटनीतिक तनाव छिपा है। एप्स्टीन फाइल्स ने उस अभिजात्य क्लब को बेनकाब किया है जो शायद अपने ही नियमों से चलता है। और सैन्य शक्ति का संतुलन पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। और जलवायु आपातकाल वो भविष्य का नहीं बल्कि आज का सच है। हमने देखा कि कैसे एक अनौपचारिक वैश्विक क्लब पैसे और नेटवर्क की शक्ति पर चलता है। हाँ। लेकिन साथ ही भारतीय वायुसेना की रैंकिंग हमें याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ संख्या